हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडुजिन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अब की बार कंधों पर स्टार और यहाँ पर आपको कैप दिखाई दे रहा होगा, एक बेल्ट यूपीएसआई के लिए और दो स्टार है। आज हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं, पॉलिटी के नागरिकता चैप्टर से कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2017 में पूछे गए थे। 2017 में एग्जाम हुआ था, जो 2016 में आपका फॉर्म सबमिट हुआ था। उसके बाद से जब 2017 में एग्जाम हुआ था तो उस एग्जाम में आपका नागरिकता से कितने प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो आप सभी अंत तक बने रहिएगा। और मैं एक बार फिर से आप सभी को बता दूं, अगर आपको ये पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लगाते हैं। और क्वेश्चन ये है नागरिकता का, ये पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। और ये नागरिकता का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है और ये देख लीजिए, आप सभी देख सकते हैं। यूपीएसआई बैच 2 13 दिसंबर 2017 में पूछा हुआ ये प्रश्न है। ओके, क्या रहा है क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ के और आंसर करिएगा कि किसी व्यक्ति को, ये पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में, किसी भी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान में किसके अधीन है? अनुच्छेद 202 से 4, आर्टिकल 12 से 14, आर्टिकल 5 से 7 या आर्टिकल 1, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 5 से 7 जो कि हमारे नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित अपना 5 से 11 है, जो कि अपना भाग 2 में आता है, ठीक है। जो कि अपना भाग किस में आता है भाई मेरे? 2 में आता है। आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा डेप्थ में बता दें, चूंकि ये यूपीएसआई का है क्वेश्चन, तो आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही बेहतर तरीके से, संविधान को बहुत बेहतर तरीके से और पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो हम आज चर्चा करते हैं कुछ डेप्थ में जाकर। अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 1 क्या कहता है हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 में कहा गया है कि संघ एवं राज्य के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। जो कि अनुच्छेद 1 में बताया गया है आपका कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 कहता है। ओके, अब हम चलते हैं कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है। तो आप सभी जान लो कि आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है आप सभी, ठीक है, कि आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कैसे राज्य? तो नए राज्य, न्यू राज्य। एक होता है ना, दो तरीके से राज्य हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में बनाए जाते हैं। एक जो बाहर से हो, जैसे कि आपका सिक्किम को हम लोग जोड़े 1 मार्च 1975 में, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन करके संयुक्त राज्य के रूप में हम लोगों ने अपनाया था। तो ये जो सिक्किम है वो अनुच्छेद 2 के तहत अपनाया गया था, ठीक। और इसे 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया था, क्लियर है। और 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को समझिएगा। तो जो सिक्किम है वो आपके आर्टिकल 2 के तहत अपनाया गया था। गोवा जो है वो भी अनुच्छेद 2 के तहत अपनाया गया था। लेकिन अगर बात आ जाए कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कैसे बना, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत बना। यही फर्क है अनुच्छेद 2 और 3 में। 3 क्या कहता है समझिएगा, अनुच्छेद 3 क्या कहता है आप सभी समझिएगा कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र और सीमाओं या नाम में जो परिवर्तन होता है वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। लेकिन नए राज्य का मतलब क्या कि मान लो अगर ये राज्य क्षेत्र है, समझिएगा ये राज्य क्षेत्र है, तो इसी भारत में एक राज्य है और इस राज्य में इसी राज्य का आधा पार्ट निकाल के हम नया राज्य बना दें, तो वो राज्य जो बनता है वो आपका आर्टिकल 3 के तहत बनता है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें कि ये कोई देश है, मान लो ये म्यांमार है और म्यांमार आना चाहे भारत में, तो ये आर्टिकल 2 के तहत भारत का एक राज्य क्षेत्र का राज्य बनेगा, क्लियर है। तो अनुच्छेद 2 और 3 बहुत ही कंफ्यूज करता है, तो आप सभी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 4 के बारे में। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है आप सभी समझिएगा कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में दी गई शक्ति का जो प्रयोग है वो साधारण संशोधन और साधारण प्रक्रिया द्वारा संपन्न होगा। साधारण संशोधन और साधारण प्रक्रिया द्वारा, ना कि अनुच्छेद 368 के संशोधन द्वारा होगा। समझ में आई बात? अनुच्छेद 368 के विशेष संशोधन के द्वारा नहीं लाया जाएगा। आप अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी शक्ति दिया गया है वो नॉर्मल प्रक्रिया द्वारा संपन्न हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, चलते हैं 12 से 14 के बारे में। हर एक आर्टिकल का जिक्र करना इसलिए चाहता हूं ताकि ये बहुत ही आपका स्तंभ है, पकड़ बना के रखिएगा आप पेपर में। अनुच्छेद 12 और 14 में क्या कहता है समझिएगा चीजों को, कि अनुच्छेद 12 और 14 है क्या, तो आप जानते हो जैसे कि अपना मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक है।
ठीक है, जिसमें कि आपका 12 के बारे में क्या कहा गया है समझ लीजिएगा। मौलिक अधिकार भाग 3, ये अनुच्छेद 12 से 14 किस में आएगा, तो भाग 3 में आएगा। ठीक है, भाग 3 में आएगा। ये जो है वो भाग 2 में आता है, और यहाँ से यहाँ अनुच्छेद 2 1 2 3 4 जो है वो आपका भाग 1 में आता है। तो अब हम बात करते हैं ये 12 से 14 के बारे में कि 12 में आपका क्या होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है, समझिएगा चीज़ों को। ठीक है, कि आपका अनुच्छेद 12 में राज्यों की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, राज्यों के परिभाषा। अब हम बात करते हैं राज्यों की परिभाषा का मतलब क्या, कि कौन कौन से चीज अपने राज्य में होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 के बारे में। तो अनुच्छेद जो 13 है वो अपना क्या करता है, तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा का हमें अधिकार प्रदान करता है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, या फिर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी संविधान पर जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। वो अनुच्छेद 13 उसको ये शक्ति देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14। तो आप जानते हो कि मौलिक अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि 14 से जो 18 है, समझिएगा, जो 14 से 18 है वो है आपका समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार में जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि 14 में क्या है, तो 14 में बताया गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है अपने अनुच्छेद 14 में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का बहुत ही शानदार डिस्कशन रहा। अब हम लोग चलते हैं आपका दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी देखिए आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, तो यूपीएसआई बैच 2, और ये 15 दिसंबर को पूछा गया है, और इसके पीछे वाला जो था क्वेश्चन वो आपका 13 दिसंबर को पूछा गया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा सा हम इसको बैठा लें। चलिए, बहुत अच्छा। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है भाई साहब, तो निम्नलिखित में से थोड़ा सा, हाँ कलर चेंज कर लें, कि कौन सा जो कृत्य है किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है। कौन सा ऐसा जो कार्य है वो आपकी नागरिकता को रद्द करा सकता है। और ए में क्या दिया है कि नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 5 से आपका जो 11 है वो आपकी नागरिकता भाग 2 में आता है। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, जिसमें कि आपका अनुच्छेद 5 जो है वो क्या कहता है कि संविधान के आरंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 5 जो है वो आपका संविधान के आरंभ में नागरिकता की बात कही गई है। और हम बात कर लेते हैं वहीं पे कि अनुच्छेद जो 6 है, समझते रहिएगा, वो क्या कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता। और अनुच्छेद 7 क्या है, तो अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है कि भारत से यानी बी से पी यानी पाकिस्तान गए हुए व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में चर्चा करता है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे, आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि नागरिकों ने संविधान के प्रतिष्ठाहीनता दर्शाई हो। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए में क्या दिया गया है कि ओनली ए, बी में क्या दिया गया है कि बी एंड ए एंड बी, सी में आपका ओनली बी, और इसमें क्या दिया है ए एंड बी नहीं। तो आप जानते हो कि ए और बी दोनों आपका जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से यानी कि अगर भारत का नागरिक संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाता हो तो भी उसका नागरिकता जा सकता है, या नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो तो भी आपकी नागरिकता जा सकती है। और कुछ चीजें हैं जैसे कि सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता कैसे कैसे जाता है, आपको हम बता दें कि मान लीजिए अगर आप खुद से नागरिकता को छोड़ते हो, ठीक है, परित्याग करते हैं, अगर आप परित्याग करते हैं तो भी आपका नागरिकता रद्द हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिकता अपनाते हैं, जैसे कि अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता अपनाया, तो इसका मतलब है कि वो भारत का नागरिकता उसका उसी टाइम रद्द हो गया। ठीक है, भारत का जो सिटीजनशिप था वो उसी टाइम खत्म हो गया। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर विदेश की नागरिकता अपनाता है तो उसका नागरिकता खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिएगा, गौर फरमाइएगा। 3 कह रहा है क्वेश्चन कि भारत, थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। जैसे कि मैंने कितना बार बताया कि भाग 2 जो है वो आपके नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 6 और भाग 12 जो है वो किससे संबंधित है, आप बताओ। तो और ये भाग 8, तो आप जैसे कि जानते हैं कि भाग जो है आपका 6, ठीक है, तो आप एक बात नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाग जो 6 है वो आपके राज्यों से संबंधित है।
समझिएगा। भाग 12 जो है वो आपके संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति और वित्त से संबंधित है, ठीक। और भाग जो आपका 8 है, समझिएगा, भाग जो आपका 8 है वो आपके केंद्र शासित राज्यों और संघों के बारे में बताता है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा आप सभी बहुत ही गौर से, ठीक है, चूंकि ये यूपीएसआई के क्वेश्चंस हैं। ये आपका कांस्टेबल का क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2018 में पूछा गया है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो जो ये भारत का नागरिकता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये पूछा है आपसे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान का मतलब है, जैसे कि अमेरिका का अगर हम बात कर लें, यूएसए का बात करें, तो एक अमेरिका का नागरिकता होता है और वहां का राज्य का नागरिकता होता है, यानी कि वहां पे द्विनागरिकता, ठीक है, का प्रावधान है। एक व्यक्ति दो नागरिक रहता है, दो जगह का, एक अपने राज्य का और दूसरा वहां का यूएसए का, ठीक है, समझ लीजिएगा चीजों को। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि एक नागरिकता की पद्धति है। एकल नागरिकता का मतलब कि आप अगर बिहार में हो तो भी आप भारत के नागरिक कहलाओगे, अगर आप दिल्ली के हो तो भी आप भारत के नागरिक कहलाओगे, ना कि पहले दिल्ली और फिर भारत, ठीक। यही अंतर है यूएसए और भारत में। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन के और डेप्थ में समझने का हम कोशिश करते हैं और अच्छे से, कि भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 से 11 की बात कही गई है। इसमें भारत की नागरिकता जन्म से, समझिएगा, भारत की नागरिकता जो है वो अपना जन्म से, समझते रहिएगा, थोड़ा सा हम इरेज कर लें और कलर चेंज कर लें, कि भारत की नागरिकता जो है दोस्त वो अपने जन्म से, ठीक, और उसके बाद वंशानुगत, उसके साथ ही साथ देशीयकरण, उसके साथ ही साथ पंजीकरण भी एक होता है। कैसे कैसे ली जाती है, पंजीकरण तथा भूमि विस्तार के माध्यम से, भूमि विस्तार के माध्यम से, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, आप खुद बताओ कितना हो गया आपका, एक जन्म से, एक वंशानुगत और एक देशीकरण से, पंजीकरण और भूमि के विस्तार से भी आप भारत की नागरिकता को ले सकते हो, ठीक। लेकिन जन्म से में एक अपवाद क्या है, समझिएगा, कि जन्म से में अगर कोई अम्बेसडर यानी कि राजनयिक, समझिएगा, राजनयिक व्यक्ति, अगर मान लो अमेरिका का कोई यहाँ पे अम्बेसडर है भारत में, समझिएगा, राजदूत है। अब आप समझ लो सिंपल सा वे में कि अगर उसका बीवी बच्चा यहाँ पे है, अगर उसका बेटा यहाँ जन्म लेता है या फिर बेटी, तो उसका नागरिकता जरूरी नहीं है कि वो भारत का नागरिकता उस आधार पे नहीं ले सकता है। तो ये अपवाद होते हैं। अगर मान लो कोई विदेश के दो कपल आए घूमने 1 महीना भारत में, तब तक उनका एक लड़का हो जाता है, तो क्या वो जन्म के आधार पर ले सकता है भारत में नागरिकता? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकता है, समझिएगा, ठीक। इसके आप नागरिकता को और बेहतर तरीके से पढ़िएगा तो और बेहतर समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें हैं नागरिकता में पढ़ने के लिए, अगर आपको मन है और अच्छे तरीके से डेप्थ में जाकर पढ़ने का तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतना ही जानना है कि जन्म से, वंशानुगत और देशीकरण, पंजीकरण और भूमि से संबंधित आप प्राप्त कर सकते हैं नागरिकता को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। और 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ, इसको ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है, कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई आंकड़ों के अनुसार, समझिएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा आंकड़ों के अनुसार किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे रहे हैं, ठीक है। तो किस देश के लोग सबसे आगे रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, किस देश के लोग? तो आपको हम बता दें कि गृह मंत्रालय के वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जो नागरिकता है वो प्राप्त करने वाले बहुत सारे देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान, ठीक है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान सबसे आगे है। और उसके बाद है आपका अफगानिस्तान, समझिएगा, उसके बाद है आपका अफगानिस्तान है, ठीक। और उसके बाद है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश हम BN लिख देते हैं, बांग्लादेश। और फिर उसके बाद है आपका श्रीलंका, ठीक है, फिर आपका क्या है, श्रीलंका, ठीक। यानी कि पहला है आपका पाकिस्तान, फिर आपका हुआ सेकंड में अफगानिस्तान, फिर हुआ आपका बांग्लादेश और फिर हुआ आपका श्रीलंका। तो ये जो देश हैं वो क्रम में थे जो नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं। गृह मंत्रालय किसके द्वारा? तो 2011 के द्वारा, ठीक। तो इतना तक आपका 5 क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि ये 5 ही क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं नागरिकता से, सिर्फ नागरिकता से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे जिसका मैंने डिस्कशन कराया। आई होप आप सभी बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे आपको कमी दिखाई दे, कुछ और जानना है,
जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपको नागरिकता, सिटीजनशिप या मौलिक अधिकार आपको और डेप्थ में पढ़ना है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो, मैं उसका एक क्लास रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें कि हर एक आर्टिकल पर मैं बहुत अंदर तक जाके आपको समझा दूंगा कि कब नागरिकता दी जाती है, कितना से कितने तारीख के बीच में, क्या क्या और जो भी उसमें है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को मैं लाकर रख दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी इसका PDF टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम अपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, आप वहां से जुड़ सकते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप से। तो चलिए फिर, अपना ख्याल रखिए।